सोशल मीडिया पे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी स्लैंग वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मोदी साला है। मोदी साला। आप देख सकते हो मोदी की कैरी का खाना है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? प्रोटेस्ट करने चाहिए और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने चाहिए, तभी तो, नहीं तो मोनार्की हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कंगना रनौत ने बहुत कैंडिडली बोला है, कैन वी ब्रेक डाउन इनटू हर साइकोलॉजी, क्योंकि वो एक ऐसी एमपी है और ऐसी सेलेब है जो बहुत ही बेझिझक क्लियरली बोलती है। इनको बच के नहीं जाने देना है, क्योंकि खून बहेगा, किसी का तो बहेगा। उन्होंने गटर जनरेशन बोला इस जनरेशन को। जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? और शायद उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व किया होगा, और कभी कभी हम रोश में भी बहुत सारे शब्दों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इतनी फियरलेस वुमेन की ज़रूरत है सोसाइटी को, और सोसाइटी फियरलेस वुमेन से बहुत डरती है। Why is the world worried about कि यार जेनजी सेक्स कम करना है? सो जेनजी सेक्स इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि एक तो पूरा दिन, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जेनजी के साथ जो मुझे काउंसलिंग सेशन में दिखाई देती है, ओके व्हाट इज़ योर ओरिएंटेशन, दे ऑलवेज सेज कि मैम वी आर फाइंडिंग इट, मुझे लेस्बियन बनना है, मुझे गे बनना है, या मुझे बाइसेक्सुअल बनना है। एंड दे डोंट फील कि अगर मैंने एक बार बोल दिया कि आई एम स्ट्रेट, तो उनको लगेगा कि भाई मैं तो स्ट्रेट हो गया, मैं तो कूल नहीं हूँ। फिजिकल चीटिंग बीइंग नॉर्मलाइज्ड। I would be far more disappointed if there was emotional infidelity, you know. Not to say that physical infidelity is okay, but I think emotional infidelity is far more hurtful than anything else. वुमेन का जो सेक्स है वो यहाँ से शुरू होता है, और मैन की साइकोलॉजी नीचे से शुरू होती है, उसके प्राइवेट पार्ट से शुरू होती है। तो औरतों ने अब ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है कि हे आई डोंट वांट दिस। तो 40 के बाद जो ग्रे डिवोर्स हो रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ इट। आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली। आपको पता है औरतें हमेशा डिवोर्स के बाद ज़्यादा शाइन करती हैं और आदमी डल हो जाता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च ये कहता है कि आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता, औरतें आदमी के बिना ज़्यादा अच्छे से रहती हैं। What kind of issues are women coming to you with respect to in-laws? एक केक कटिंग हो रही है और वहाँ पे जो लड़का है पहले अपने मम्मी को केक खिला रहा है, फिर अपने पापा को केक खिला रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका पार्टनर होना चाहिए, फिर आपके पेरेंट और बच्चे हो सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकती। Gen Z is having less sex, Gen Z protests कर रहे हैं, और Gen Z is having less alcohol, Gen Z मुंह फट है। Well, what is going on? आज मैं समझने वाली हूँ Gen Z mindset के बारे में डॉक्टर पंकजा सिंह से। Well, MD MPhil उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 20+ years एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विद मी शिवी जे। कैसे हैं आप पंकजा? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू? I am doing great. Very excited to talk to you about a lot of things जो चल रहा है आज के टाइम पे। सबसे पहला सवाल कि जेन ज़ी का माइंडसेट, इतना अथॉरिटी कैसे आया उनमें अपने अपने ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ? क्या देखा उनमें ऐसा, और वो कैसे अपने अथॉरिटी से दुनिया को चेंज कर रहे हैं? Alright, so you're talking about this things which has happened last month or last few weeks. हाँ. So because see, they are very clear about their thoughts and they confront a lot. Okay. वो मिलेनियल्स जैसे नहीं है कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं तो चुप हो जाओ, बड़े हैं तो चुप हो जाओ, बड़े हैं तो उनके पैर छू लो। वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना है, और अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। और इसलिए उनके ऐसा नहीं है कि उनमें सब खराब है, जो मिलेनियल्स को लग रहा है या ओल्ड एज वालों को लग रहा है कि सब खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जनरेशन के कुछ अवगुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो जेन ज़ी जो है वो कन्फ्रंटेशनल है बहुत ज़्यादा, और अपना माइंड जो है ना किसी और के कहने पे नहीं चलाते हैं, अपना माइंड खुद यूज़ करते हैं। पर ये भी एक बात है कि सबसे कम दिमाग यूज़ भी यही कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनका एक्सपोजर मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा है और सोशल इंटरेक्शन की तरफ से बहुत कम है। सोशल इंटरेक्शन ये करते ही नहीं। जैसे मेहमान आएंगे तो छुप जाएंगे या घर के अंदर लॉक कर लेंगे, अपने रूम के अंदर लॉक कर लेंगे।
फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करेंगे, पर उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए है ज़्यादातर जो जेंजी है। जैसे कि कम्युनिकेशन तो करना पसंद नहीं है, पर जैसे स्नैपचैट हो गया, उसमें एक दूसरे को स्नैप्स भेजना, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और वो जो स्नैपचैट है वो साथ साथ वैनिश भी हो जाती है। उनमें उसमें एक ऑप्शन होता है, तो उसमें भी उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है जो बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत कम हो गया है और उनका फोकस बहुत कम है। इसलिए जो भी जेंजी है ना वो रोड लर्निंग करना नहीं जानता, और इसलिए ये इन्हीं जो जेंजी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल भी है। हमारे की तरह नहीं है कि इतने क्वेश्चंस लर्न कर लिए, इतने ही लिखने हैं। ज़्यादातर दे हैव स्टडी फ्रॉम IB स्कूल, दे हैव स्टडी फ्रॉम ICSE बोर्ड, IB बोर्ड्स और कैम्ब्रिज बोर्ड्स, तो दे हैव मोर ग्रोन अप माइंड्स एक्सपेरिमेंटली, बट सोशली दे हैव विड्रॉन, और धीरे धीरे वो संकुचित होते जा रहे हैं, और फैमिलीज़ भी छोटी होती जा रही हैं, तो फैमिलीज़ से भी कुछ नहीं सीख रहे हैं, और दे हैव देयर ओन माइंड सेटअप। आपको पता है जेंजी की एक और आपको खास बात आती हूँ, जेंजीज आर द फर्स्ट जनरेशन आफ्टर सो मैनी ईयर्स जो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं। और ये अमेरिका में रिसर्च हुआ है, और जो कैमरा हम यूज़ करते थे वो क्लिक वाला, वो पहले लोग हैं जो क्लिक वाला फ़ोन वो कैमरा यूज़ करते हैं, उनको एस्थेटिक लगता है। और पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 91% यूथ ने, जो जेंजी जिसको आप बोल रहे हैं, अमेरिका में मेंटल हेल्थ के लिए अप्रोच किया है, एंड दिस इज द हाई टाइम ऑन मेंटल हेल्थ, बट दे आर रियली अवेयर। आज वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हमारी जनरेशन मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करती थी, उनको शर्म आती थी। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करते थे हमें शाई फील होता था। आज वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सोशल अवेयरनेस बहुत कम है, जो कि पेरेंटिंग भी हो सकता है और सोसाइटी भी, इन सब के बारे में। ये कॉन्फिडेंस आना कि नहीं चलो हम सोशल मीडिया पे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी स्लैंग वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सो ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले तो किसी को ख़राब बोलना कॉन्फिडेंस नहीं है। शब्दों की मर्यादा हर जगह होनी ही चाहिए, पर चाहे वो बड़े बोलें छोटे बोलें, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, किसी को इतना गंदा बोल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करने चाहिए, और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने चाहिए, तभी तो, नहीं तो मोनार्की हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बट डोंट यू थिंक कि वो रिएक्शन था क्योंकि उनके ऊपर जो हुआ, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टीयर गैस और लाठी चार्जेस, गोली चला दी गई कुछ जगहों पे, तो सो उसका भी तो रिएक्शन हो सकता है ये। पर रिफ्लेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है रिएक्शन से ज़्यादा, और जेंजी इस बात को नहीं समझती। अगेन उनको पता ही नहीं है, जब वो कर चुके होते हैं तब उनको पता लगता है उन्होंने क्या किया है। पर साइकोलॉजी सबके लिए सेम नहीं होती, जैसे मतलब ये साइकोलॉजी हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में भी क्यों नहीं बताई जाती है, या फॉर एग्जांपल सिर्फ जेंजी ही क्यों? एक साइकोलॉजी जो होती है, अब पुलिस अपना काम कर रही है तो उनको भी तो कुछ साइकोलॉजिकली अवेयर होना चाहिए, राइट? किसको? पुलिस को? हाँ, आई मीन अगर हम साइकोलॉजी की बात ही कर रहे हैं बिहाइंड जेंजी और बिहाइंड एनीवन, सो डोंट यू थिंक इवन मैच्योर पीपल शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि भाई अपने ऊपर भी तो आप रिफ्लेक्ट करो? हाँ, तो जो आपने बात की ना, पुलिस को भी सोचना चाहिए। पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो सोचे, वो सिर्फ एक्ट करते हैं। जैसे आर्मी है, आर्मी सिर्फ एक्ट करती है, उनके पास इतनी पोजीशन नहीं होती कि वो अपना फैसला ले सकें। और जब तक ऊपर से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक वो नीचे वाला व्यक्ति एक्शन भी नहीं लेगा, चाहे उसके सामने दुश्मन खड़ा भी क्यों ना हो। अभी और ठीक ऐसे ही पुलिस के हाथ में भी एक्शन लेने नहीं है, वो एक्शन तब करते हैं जब ऊपर से ऑर्डर आता है, तो जो उनको कहा जाता है वो लोग वो करते हैं, उनके हाथ में नहीं है। आप देखो वो तो बहुत कोऑपरेटिव भी रहे हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बहुत पुलिस वाले उनकी हेल्प भी कर रहे थे, उनके साथ हंस भी रहे थे। ऐसा नहीं है, सब खराब भी नहीं हो सकते और सब बुरे भी नहीं हो सकते, इसलिए पूरा जेंजी भी खराब नहीं है और पूरा मिलेनियल्स भी खराब नहीं है। कंगना रनौत ने बहुत कैंडिडली बोला है, कैन वी ब्रेक डाउन इनटू हर साइकोलॉजी, क्योंकि वो एक ऐसी एमपी है और ऐसी सेलेब है जो बहुत ही बेझिझक क्लियरली बोलती है। जहाँ पे कुछ सेलेब्स अब जाके बोलना शुरू किए हैं, वो अभी भी जो उनके मन में आता है वो कहती हैं। तो व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट? हाँ, सो उन्होंने गटर जनरेशन बोला इस जनरेशन को, और शायद उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व किया होगा, और कभी कभी हम रोश में भी बहुत सारे शब्दों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। पर जहाँ तक मैंने देखा है, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट वुमेन
and she has grown a lot in her career. She has done a lot in the men power society, जहाँ पे उसने अपने आप को खड़ा किया है. और गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, अब शब्द कोई भी बोल सकता है. मुझे जो लगता है उसने जो शब्द बोले, उसने जो देखा उसके आधार पर बोले, पर उसके आधार पर उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता. और खुद के पेरेंट्स, जिन बच्चों ने बोला है, उनके पेरेंट्स भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे में कमी रह गई होगी. जब बाद में रिवील हुआ कि किनके बच्चे थे, तो उन पेरेंट्स ने फिर क्यों माफ़ी मांगी? उनको भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी. उनको कह देना चाहिए था कि हाँ हमारे बच्चे ने किया, अब बताओ तुम क्या करोगे. ऐसा नहीं किया ना. तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है, वो किसी के मुंह से भी निकल सकती है. और जब उसकी आइडियोलॉजी है, एक उसने अपने आप को जहाँ पे सस्टेन किया है, शी इज़ रियली पावरफुल वुमेन, शी हैज़ डन अ लॉट एंड शी स्टैंड बाय हर. और उसके बाद वो डरी नहीं है. इतनी फियरलेस वुमेन की ज़रूरत है सोसाइटी को, और सोसाइटी फियरलेस वुमेन से बहुत डरती है. वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत डरती हैं. और आप देखिए ना, कंगना के पीछे तो इतने सारे लोग लग गए, लेकिन आपने देखा थोड़े दिन पहले किसी जस्टिस ने बोला कि रेप करने से किसी को सजा नहीं मिल सकती, या सिर्फ कपड़े तो नहीं उतारे, सिर्फ खिंचातान ही तो हुई, उसको आप बैड टच नहीं बोल सकते. आज ब्रिजभूषण के ऊपर आया है कि मैं तो छूट गया, जो कि शक्ल से ही खराब लगता है मुझे तो, कि उसने ऐसा किया. आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई नो दैट वट वी हैव गोन थ्रू. जब हम वुमेन जानती है, लड़की जानती है कि वो कितने बैड इन्वायरमेंट से निकल के प्लेयर बनती है. आई हैव बीन द पार्ट ऑफ फ्यू टीम्स इन माई कॉलेज और स्कूल टीम. तो बैड टच तो होता ही रहता है. और ऐसा नहीं है कि मैं उनकी फेवर ले रही हूँ जो प्लेयर्स हैं. आज उन्हीं में से कुछ प्लेयर्स ने 5 गोल्ड मेडल भी दिलवाए हैं हमारे इंडिया को. और क्योंकि वो मैन मेड सोसाइटी, उसमें पहले से ब्रिजभूषण को पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला. इसी तरह कंगना रनावत को भी अब पता लग गया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इट्स ऑल अबाउट द पावर, चाहे वो मैन के पास है, वुमेन के पास है. और शी हैज़ ऑल द अथॉरिटी फॉर हर स्टेटमेंट. तो लोकतंत्र तो उसके पास भी है ना. अगर लोकतंत्र में जो आप चाहो, मोदी को गालियां दे रहे थे, सिस्टम को आप गाली दीजिए, क्योंकि सिस्टम को अगर आप नहीं रोकेंगे तो सिस्टम में मोनार्की आ जाएगी, एक तंत्र आ जाएगा जो कि इम्पैक्ट करेगा आने वाले समाज को. तो इसलिए अपोजिशन होना अच्छी बात है. और कंगना रनावत ने भी अपोज किया है. जिस पार्टी में वो है उसके लिए भी वो खड़ी हुई है. जिस तरह से उसने ये भी कहा कि मैंने भी ड्रग्स लिए हैं, मैंने भी डांस किया है, क्योंकि मैं सर्वाइव कर रही थी. उसको भी बाद में रियलाइज तो हुआ ही है ना. तो ऐसा नहीं है कि उसने रियलाइज नहीं किया है. Yeah, true, of course. I mean, moving on from the current affair conversations that we have had, I want to talk about the sexuality part, where Gen Z why are they having less sex, and why is this news everywhere, and why is the world worried about कि यार Gen Z sex कम कर रहा है? I mean, so Gen Z sex इसलिए कम कर रहा है क्योंकि एक तो वो पूरा दिन फ़ोन पे है, लैपटॉप पे है, और अपने कंप्यूटर पे है, और अपने गेम्स में है, PS5 पे है, फ़ोन में भी है, और हर जगह उसके पास फ़ोन है, फ़ोन अवेलेबल है. तो इसलिए जब आप इतना ज़्यादा स्क्रीन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल अर्जिस कम हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी डिक्रीज़ होती है. आप बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, आपको अच्छी सनलाइट नहीं मिल रही है, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट भी सेक्सुअल अर्जिस पे पड़ता है. डार्क रूम में रहना, ठीक है, लोगों से इंटरेक्ट ना करना, और स्पर्म काउंट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए फर्टिलिटी भी कम होती जा रही है. बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बाहर जाके जंक फूड खाना, इससे भी सेक्सुअल अर्जिस कम होती हैं. और सेक्सुअलिटी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जेन ज़ी के साथ जो मुझे काउंसलिंग सेशन में दिखाई देती है, कि आप 18 से 25 साल तक के किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी भी स्कूल के बच्चे से पूछ लो, इफ़ यू विल आस्क ओके व्हाट इज़ योर ओरिएंटेशन, दे ऑलवेज सेज कि मैम वी आर फाइंडिंग इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इट, कि व्हाट इज़ माई ओरिएंटेशन. यानी कि वो स्ट्रेट बनना ही नहीं चाहते. दे वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल द टाइम देयर सेक्सुअलिटी, कि मुझे लेस्बियन बनना है, मुझे गे बनना है, या मुझे बाइसेक्सुअल बनना है. एंड दे डोंट फील कि अगर मैंने एक बार बोल दिया कि आई एम स्ट्रेट, तो उनको लगेगा कि भाई मैं तो स्ट्रेट हो गया, मैं तो कूल नहीं हूँ, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया आई एम स्ट्रेट. नाउ मैन और मैन वाली बात भी खत्म हो जाएगी. तो उनके अंदर आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो भी बहुत ज़्यादा है सेक्सुअलिटी के साथ साथ. बट क्या ये अर्बन और एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रही हूँ, वो अटेंशन को अफेक्शन समझते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है. ओके, सो क्या ये अर्बन सिटी इश्यूज है या पूरे पैन इंडिया में ऐसा हो रहा है?
तो इंटीरियर्स की तो बात मुझे नहीं पता है इतनी, टू बी वेरी ट्रू, बिकॉज मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। मेरे क्लाइंट भी अर्बन सिटी से ही हैं, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से ही होते हैं, या बड़ी जो सिटीज़ हैं उनसे होते हैं। इंटीरियर्स का मुझे नहीं पता, पर अर्बन्स में तो ये हो रहा है। और इसका एक और रीज़न है शिविका, कि लोग मल्टीपल पार्टनर्स कर रहे हैं, राइट? मल्टीपल पार्टनर्स के रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो क्या होता है ना कि एक से लड़ाई हुई तो दूसरे के पास चले गए, है ना? उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स हैं, जगह हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना के वो दूसरे रिलेशनशिप में भी तुरंत चले जाते हैं, कोई टाइम ही नहीं देता है और रिफ्लेक्टिव नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगी कि रिफ्लेक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है कि अच्छा अब तुमने मेरे से लड़ाई कर ली और अब मैं दूसरे रिलेशनशिप में चला जाऊंगा और वहाँ चला जाऊँ। तो बट क्या आप उसको पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं कि वो रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप में पहले देख लेते हैं जो कई लोग पहले नहीं देख पाते थे? तो वैसे तो क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म्स इतनी ज़्यादा यूज़ होने लगी हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ऑल दैट, बीपीडी, नार्सिज्म, हर किसी को टैग किया जा रहा है कि ये नार्सिस्ट है, ये बॉर्डर लाइन है, इसको डिप्रेशन हो गया है, सोशल एंग्जाइटी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में जब लड़का या लड़के जाते हैं और पहले ही किसी डिसएग्रीमेंट पे आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ना, तो आपको लगता है अब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि आप पहले इतने रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपको लगता है अब की बार मैं नहीं सहन करने वाली, या अब की बार मैं सहन नहीं करूंगा, इस रिलेशनशिप तुरंत निकल जाऊंगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम तुरंत उससे बाहर निकलना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस नहीं करना चाहते हैं। पर एक बात ऐड ऑन करके कहना चाहूँगी जेनजी के लिए कि वो थोड़े ज़्यादा लॉयल हैं मिलेनियल से। एटलीस्ट वो सच बोल के बाहर निकलते हैं। जब वो रिलेशनशिप को तोड़ेंगे ना, तो वो ये नहीं कहेंगे ओके आई विल लुक इनटू दिस, लेट्स सी वेयर वी कैन गो। इफ दे आर सेइंग ओके वी आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, they will have sex but there will be no connection. If they will say okay we are friends, just friend, they will be just friend. If they will say okay we are girlfriend and boyfriend, जब तक वो कमिटमेंट में है ना, वो कमिटमेंट में ही रह रहे हैं। मिलेनियल्स की तरह नहीं है कि वहाँ पे भी अफेयर चल रहा है, ऑफिस में भी अफेयर चल रहा है, अपनी सेक्रेटरी के साथ भी अफेयर चल रहा है, पड़ोस में भी अफेयर चल रहा है। मिलेनियल्स सबसे झूठे लोग थे। Oh God. So cheating is something जो बहुत common हो गया है. I think Delhi being one of the top cities, Delhi NCR जो Bangalore is one of the best, topmost. Sorry. Bangalore is the topmost city. Pune is second, Hyderabad third, और Delhi fourth. So this is according to 2026 stats. Probably. Okay, all right. So we'll see what is the actual stat and we'll find out, because when I had read, I think Delhi was at the top. Okay. So and then Delhi में भी वो भी नहीं, Delhi में पहले कुछ तो East Delhi, फिर West Delhi, फिर and I was like यार this is the whole of Delhi जो top 4 में आ रहा है, but we'll find this out. You must be right because I'm talking about last year 25 में मैंने डाटा देखा। Let's see 2026 का क्या है। So cheating has become very common. लोग जाते हैं अपने ऑफिस में, उनको of course एक opposite gender के लोग मिलते हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते घर पे, एंड उसी से फिर वो रिलेशनशिप वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। एंड आपकी ये कम्युनिकेशन आप अपने घर में अपने हस्बैंड या वाइफ से क्यों नहीं कर सकते? वाई डज इट हैव टू बी चीटिंग? एंड मैंने तो ये तक सुना है कि, सुना क्या है मतलब, लेट्स नॉट गो ऑन सुनी सुनाई बातें, बट समथिंग लाइक वाइफ स्वैपिंग ऑल्सो हैपेंस. व्हाई डोंट वी कॉल इट हस्बैंड स्वैपिंग? So we should call it husband swapping only because husband always start this initiate, like they initiate that let's swap wives. So it should be husband swapping, right? But this is society tend to put bad things on women, what I have seen, right? So cheating was always an option in the relationship. ऐसा नहीं है कि अभी cheating हो रहा है. It was always there in the society. And men were never so much committed in the relationships. Marriages are meant to be together. It was a beautiful journey and it is a beautiful journey, no doubt about it. Yeah. लेकिन when there is a person is always on eggshells. So देखिए, जब हर रोज आप एक कॉन्फ्लिक्ट पे रहते हैं, एगशेल पे रहते हैं कि ये टूट जाएगा, और आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, अपने रेजोल्यूशंस नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस नहीं कर सकते, और सब कहते हैं कि ये आज के बाद नहीं होगा। पर ये तो कोई बात नहीं कर रहा कि क्यों नहीं होगा आज के बाद।
तो फिर वो रिलेशन धीरे धीरे छूट जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस रिलेशनशिप में कि तुमने जो ये मिस्टेक की या चीट किया या गुस्सा किया या फिजिकल वायलेंस भी किया, ये आगे क्यों नहीं होगा, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि आज के बाद नहीं होगा। बड़े आ रहे हैं घर के, वो कहेंगे आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कोई भी ये नहीं बता रहा कि क्यों नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, उसी रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, बच्चों के लिए रह जाओ, कोई बात नहीं, सब जानते तुम्हारी शादी होगी इसलिए रह जाओ। तो ज्यादातर लोग इसलिए भी रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर क्या होगा, आप तो डिससेटिस्फाइड थे, आपने कोई बात नहीं की, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ उस रिलेशनशिप में, अनरिजॉल्व ट्रॉमा हो गया ना एक तरह से, बार बार आप घुमा के उसी लूप में आ रहे हो। तो क्या होगा, यू विल टेंड टू डू समथिंग विच गिव यू इमेंस हैप्पीनेस आउटसाइड ऑफ द मैरिज। सो आपके पास दो पाथ होते हैं, एक चूज कर सकते हैं आप, जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, मैराथन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। दूसरा पाथ होता है किसी से बात करना, आपके आसपास जो लोग हैं अपोजिट सेक्स के, उनसे बात करना। लड़का हो या लड़की, दोनों ही चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़कियां चीटिंग नहीं करती हैं, लड़के तो लड़कियों के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि लड़कियां चीटिंग नहीं कर रही हैं और लड़के चीटिंग कर रहे हैं। लड़के लड़कों के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लड़के लड़कियों के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। तो बोथ आर at the same platform nowadays in NCR or in Delhi, Bombay, Pune, Bangalore, what we are talking about। तो Tier 1 सिटी में ये सब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि Tier 1, 2 और 3 सिटी में या गांव में ऐसा नहीं हो रहा है। आई हैव हर्ड अ लॉट कि ऐसा गांव में भी होता है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है, और छोटी और बड़ी सिटी में भी चीट हो रहा है, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप में। तो इंडिया के लोगों को ये बताया ही नहीं गया कभी भी, हम इंडियंस को कन्फ्रंटेशन करना ही नहीं आया कि कुछ चीज खराब लग रही है तो उसको बोल दो मुझे ये पसंद नहीं है। मान लीजिए अगर मेरी शादी हुई है और वहाँ पे सब लोग सिर पे पल्ला कर रहे हैं और मेरे इन लॉज कह रहे हैं कि तुम्हें भी सिर पे पल्ला करना पड़ेगा, मेरे को कहना पड़ेगा कि मुझे पसंद नहीं है, आई विल नॉट डू इट। someone will not take my favor or they will not say कि अगर इसको पसंद नहीं है तो ये नहीं करेगी। I have to raise the voice against the system। तो जब मैं इस शादी में खुश नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा I am not happy in this marriage, I wanted to quit this marriage। तो divorce should be easy and marriage should be the tough। कि मैरिज करनी है तो 50 लड़के लड़कियां देखो तब जाके मैरिज करो। डिवोर्स लेना है तो उस दिन डिवोर्स दोनों बैठ के डिसाइड कर लो कि दोनों एक दूसरे को हरास नहीं करेंगे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हरास नहीं करेंगे, और डिसाइड कर लो कि लेट्स मूव अपार्ट एंड मे बी यू कैन बी फ्रेंड एंड यू कैन बी अ को पेरेंट बट डोंट हरास ईच अदर। तो इंडिया में प्रोसेस खराब है डिवोर्स करने का, इसलिए लोग क्या करते हैं, चूज किसको करते हैं, चीटिंग को चूज करते हैं कि चीटिंग वुड बी इजी। फिर घर में तो पता नहीं लगेगा ना, 9 to 10 यू आर आउटसाइड, 11-12 घंटे आप बाहर रहे, तो इजी वे हुआ। और सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मिलेनियल्स ने तो अपने पेरेंट्स को ही कितना झूठ बोला है, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों की शादी में जा रहे हैं, वैष्णो देवी बता के गोवा जा रहे हैं, तो मिलेनियल्स ने तो इतना झूठ बोला है। तो चीटिंग के बारे में सच कैसे बोल देंगे कि आई हैव चीटेड ऑन यू, यू लेट मी नो इफ वी कैन डू वर्क ऑन दिस मैरिज और नॉट, लेट्स गो फॉर द थेरेपी। दे विल नेवर डू दैट। 2 पॉइंट्स है जो इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग। समहाउ आज के टाइम पे फिजिकल चीटिंग को ओके मान लिया गया है और इमोशनल चीटिंग को लोग बोलते हैं अरे यार वो ज़्यादा हैवी फील होता है। जनरली हम बॉलीवुड में ये क्वेश्चन ज़्यादा देखते हैं कि इमोशनल चीटिंग इज़ नॉट ओके, फिजिकल चीटिंग इज समहाउ ओके व्हेन गिवन द 2 ऑप्शंस। सो मतलब ये कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो या वाइफ है वो, आई मीन इफ समबडी स्लीपिंग विद अ प्रोस्टिट्यूट तो वो सही है, वो जो करना है करो। अच्छा चलो आपका किसी से अफेयर भी चल रहा है तो अच्छा उसमें इमोशनली तो आप कनेक्टेड नहीं हो ना, आप फोन पे तो बात नहीं कर रहे आप, all of those things। So what is the difference and why is physical cheating being normalized? साइकोलॉजी ऑफ वुमेन के बारे में बात करते हैं कि वुमेन कहती है ना कि कोई बात नहीं, फिजिकल हो गया है तो कोई बात नहीं, मेंटली और इमोशनली तो आप उसके साथ नहीं हैं। और मैंने बहुत सारी औरतों से ही अपनी काउंसलिंग में सुना है कि लौट के तो मेरे पास ही आएगा ना शाम को, बेशक कहीं पे भी गया है। दिस इज अ कलेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ अ वुमेन साइकोलॉजी। तो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड इट्स अ कलेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ द वुमेन सोसाइटी। वुमेन सोसाइटी, कलेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ वुमेन सोसाइटी इज कि कोई बात नहीं, फिजिकली चीट कर लिया तो कोई बात नहीं, रात को तो मेरे पास ही वापस आएगा ना, मेरा तो पति है ना। क्योंकि उसकी मदर को जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए देखा, तो मदर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को भी मैंने बहुत बार माफ किया है, तुम्हारे भाभी ने भी तुम्हारे भाई को बहुत बार माफ किया, तुम्हारे चाचा ने भी ऐसे किया था। तो फिर वो लड़की क्या सोचेगी कि अरे ये तो हो ही रहा है, तो मैं इस पे झगड़ा कितनी बार करूंगी, ये तो होता ही रहेगा। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया, मतलब यू विल शॉक टू हियर दैट, कि मेरी मम्मी ने
मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, कि मेरी मम्मी ने तो मुझे कह के भेजा था कि देख ये आदमी है, ये तो ये काम करेगा ही, इस पे तो घर पे नाराज होके नहीं आ सकते, बाकी अगर तेरे को खाना ना दे, गहने ना मिले तो हमें बताना। ओह गॉड। तो आप सोचो उसकी मदर ने क्या इम्बाइब किया उसके ब्रेन में, ये थॉट इम्बाइब किया, और अगर उस वुमेन ने अपने को अनकंडीशन नहीं किया इस थॉट के लिए, तो उसकी बेटी भी यही करने वाली है कि कोई बात नहीं, मर्द तो ऐसा करते ही हैं, कोई नहीं कर सकता ऐसे। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना कि इमोशनल और फिजिकल चीटिंग के साथ सब ओके हो जाता है, कि वुमेन का जो सेक्स है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वुमेन पहले किसी से इमोशनली कनेक्ट करेगी, वो सीधा फिजिकली जाके रेयर चांसेस होंगे कि रिलेशनशिप बना ले। और मैन की साइकोलॉजी नीचे से शुरू होती है, उसके प्राइवेट पार्ट से शुरू होती है। सेक्सोलॉजी ऐसा बोलती है, जो सेक्स साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ऐसा कि मैन की साइकोलॉजी नीचे से शुरू होती है, क्योंकि वो वहाँ फील करता है और सेक्स कर लेता है और घर आ जाता है, दे डोंट फील कनेक्टेड। तो इसलिए इसको इजी बना दिया गया कि सेक्स करके आ सकते हो, ब्रॉथल में जा सकते हो, प्रोस्टिट्यूट के पास जा सकते हो, पर इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली तुम मेरे में इन्वेस्ट करोगे। कैन यू बिलीव दैट? सो अब जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन जिसके बारे में बात कर रहे थे, जेनजी के बारे में आप बात करना चाह रहे थे, वो प्रोस्टिट्यूशन के पास नहीं जाएगी। वो बहुत रेयर चांसेस होंगे वो जाएंगे ब्रॉथल्स में, हैप्पी एंडिंग स्पास में वो लोग नहीं जाएंगे। दे आर बीइंग सो कन्फ्रंट कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेट्स ब्रेक इट, आई डोंट वांट टू गिव ट्रॉमा, आई डोंट वांट टू टेक ट्रॉमा। मिलेनियल्स विल नॉट लाइक दैट, they will keep hanging around with their colleagues, they keep hanging around their exes, they will never do satisfaction with their wives। मतलब they are, नहीं सेंटेंस को बोलेंगे कि उन्होंने कभी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं किया, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या डिससेटिस्फैक्शन है, पर जेनजीज आर स्टिल वेरी अपोजिट विद दिस साइकोलॉजी कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना तो नहीं रहना, चाहे फिर मेरे मम्मी पापा बोले या फिर वो बोलें, मतलब मेरे कजन्स भी बोलें या रिलेटिव्स भी बोलें। कॉन्वर्सेशन मैं यहीं पे लेके जाना चाह रही हूँ कि ये एक नॉर्मलाइज करता है, क्योंकि आप एक रियलिटी टीवी में देख रहे हैं, सो यू कांट ब्लेम द विमेन। कई विमेन वो चीज़ देखने के बाद मुझे लगता है सोचेंगी अरे यार देखो तो बिंदा कितनी चिल है, थोड़ा बहुत हमें भी चिल हो जाना चाहिए। सो व्हाट वो विमेन है उसके आसपास। पर सेल्फ एस्टीम इशू होगा बिंदा को फिर फॉर श्योर, बिकॉज शी इज नॉट, मे बी शी इज नॉट अर्निंग, मे बी शी हैज नो पोटेंशियल टू डू समथिंग, और शी इज डिपेंडेंट फाइनेंशियली टू मच ऑन हर हस्बैंड। तो ये भी तो रीजन हो सकते हैं। मतलब मेरे जैसी औरत या आप जैसी औरत तो नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जो ये कहेगी कोई बात नहीं, शाम को तो मेरा हस्बैंड वापस आ ही जाएगा मेरे पास। बट देन अगेन पैसा बोलता है इज व्हाट सतीश सेज, एंड आई थिंक दिस इज अ डेकोरेशन ऑफ वुमेन, एवरीथिंग। अगर किसी औरत को पैसे मिल रहे हैं, कोई औरत अपने लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहे वो खरीद सकती है, तो वो अपने चीटिंग को नॉर्मलाइज कर सकती है अपने पति के साथ। ये होता है, क्या साइकोलॉजी दिखाता है आप ये पूछना एग्जैक्टली। तो जो बिंदा और सतीश की आपने जो स्टोरी बताई है उससे पता लगता है कि बिंदा की सेल्फ एस्टीम इतनी हर्ट हो चुकी है, मुझे नहीं पता वो कितने साल की है, वो इतनी हर्ट हो चुकी है कि उसकी सेल्फ एस्टीम के साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका है, और उसको लगता नहीं है कि उसको और कोई ऑप्शंस मिलने वाले हैं बाद में। वो इसलिए मैरिज को नहीं तोड़ना चाह रही है, और वो कंफर्ट को जो है उसको छोड़ना नहीं चाह रही है। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट हर्टिंग योर सेल्फ एवरी डे एंड सबोटाजिंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को हर रोज मारने वाली बात है। किसी ऐसे आदमी के साथ रहना जिसका आदमी हर रोज किसी और के साथ जा रहा है, तो उस औरत को इशू है, उस आदमी को तो है ही, उसके तो अनरिजॉल्व ट्रॉमाज हैं ही उस आदमी के, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता उस आदमी का कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा जब वो छोटा रहा होगा, क्योंकि एक सेल्फ अवेयर आदमी, एक इमोशनली अवेलेबल आदमी अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और एक सेल्फ अवेयर वुमेन ऐसा सहन नहीं कर सकती। तो उन दोनों को तो इमीडिएट रिलेशनशिप कोचिंग की जरूरत है, दे कैन कम टू अस। वन ऑफ द केसेस जो आपको बहुत अभी भी शॉक करता है। हाँ, तो एक कोई बैंक में जॉब करने वाले इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वी कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द क्लाइंट और द सिटी। तो उनका क्या है ना कि वो किसी जगह पे पोस्टेड हैं, और उनकी वाइफ जो है वो किसी Tier 2 सिटी में रहते हैं, वो Tier 1 सिटी में रहते हैं, और उनका अफेयर अपने ही बैंक में दूसरी ब्रांच की किसी और लेडी के साथ चल रहा है, सेम बैंक से। और उस लेडी को जो बैंक में है उसको पता है कि उसकी जो वाइफ है
उस आदमी की वाइफ है और उस औरत का भी हस्बैंड है, और उन दोनों का अफेयर चल रहा है, बट दे आर कंफर्ट विद ईच अदर कि ठीक है, यहाँ पे हमारी अनमेट डिज़ायर्स हैं जो मतलब अपने अपने पार्टनर से, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो हम दोनों यहाँ कर रहे हैं। पर जो लेडी है उसका हस्बैंड भी उसी सिटी में रहता है, और उस आदमी की जो वाइफ है वो टियर 2 सिटी में रहती है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है जो उस लेडी को नहीं पता है कि जो बैंक में जो पर्सन है, जो काफ़ी बड़ा बैंक है, एलीट बैंक है, उसकी पार्टनर के साथ, जो उस बैंक में उससे नीचे काम करती है पोस्ट पे, उसके साथ भी उसका फिजिकल रिलेशनशिप है। तो ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। और ये वाइफ आई थी आपके पास कि हस्बैंड खुद आया था? नहीं, वो जो गर्लफ्रेंड बनी हुई है, मतलब जब मैरिड वुमेन वांट्स कि हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और हम दोनों साथ में रह लेते हैं, पर अब वो जो इंसान है, जो लड़का है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे इन तीनों में कौन सा चूज करना है, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड है उसको तो पता ही नहीं है कि वो एक और थर्ड रिलेशनशिप में है। So that's why divorce marriages are more in India. Like they are basically divorced. There is nothing in the marriage, right? Because सबका तीनों का ही तो मैरिज है, मतलब उसकी जो नीचे सब जूनियर है उसका भी मैरिज हो रखा है, जो पार्टनर है उसकी भी मैरिज हो रखी है, उसकी तो आपस में मैरिज हो ही रखी है। तो साइलेंट मैरिजेस हैं, डिवोर्स मैरिजेस हैं, बट डिवोर्स लेने के डर से मैरिजेस टूट नहीं रही हैं। आदमी को लगता है कि एलिमनी देनी पड़ेगी, औरत को लगता है मेरा फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है वो पर्सन खत्म हो जाएगा। और जब लोग ये कहते हैं ना कि औरतें ज़्यादा डिवोर्स ले रही हैं, पता नहीं औरतों को क्या हो गया है, क्योंकि औरतें अवेयर हो रही हैं। जितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती चली जाएंगी ना वुमेन, उतनी वो सोसाइटी में अवेयर होती चली जाएंगी। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ हुआ शिविका, कि औरतों ने तो सोशली भी ग्रोन कर लिया, अपनी फ्रेंड्स ग्रुप बना लिए, अपनी सिटीज़ को चेंज कर लिया, अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, पीटीएम्स में भी जा रही हैं, और इमोशनली भी अवेयर थी वो हम तो पहले से ही। और तीसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। अब आदमी पहले भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट था, अब भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, उसने सोशली और इमोशनली और मेंटली ग्रो ही नहीं किया। तो औरतों ने अब ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है कि हे आई डोंट वांट दिस। तो 40 के बाद जो ग्रे डिवोर्स हो रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ इट, कि दे आर मोर अवेयर नाउ, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। नाउ दे नो व्हाट दे वांट। दे विल नॉट डू कि मेरी मम्मी को खुश रखना पड़ेगा, तुम्हें हर सैटरडे संडे सिटी से बाहर जाना ही पड़ेगा जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते। दे विल नॉट डू। आई थिंक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ आउटसाइडर जो देखने मिलता है, मलाइका अरोरा के को देखा हमने, आई थिंक आप सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि उसके भी बच्चा बड़ा हो गया एंड देन आफ्टर 40 शी आल्सो टुक हर डिवोर्स, एंड आई थिंक शी इज डूइंग मोर वर्क आफ्टर, काफ़ी काम कर रही है वो डिवोर्स के बाद एंड शाइनिंग मोर, आई गेस। आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली। आपको पता है औरतें हमेशा डिवोर्स के बाद ज़्यादा शाइन करती हैं और आदमी डल हो जाता है। एक साइकोलॉजी रिसर्च ये कहता है कि आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता, औरतें आदमी के बिना ज़्यादा अच्छे से रहती हैं। और एक तो आर्टिकल ये भी कहता है कि शादी अगर इतनी खूबसूरत चीज़ होती तो आदमी कभी औरतों को अलाउ ही नहीं करते। आप समझ रहे हैं? तो आदमी जो है ना वो औरत के बिना नहीं रह सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी सारी अपनी वुमेन पे है। औरत आदमी के बगैर पूरी जिंदगी निकाल सकती है। हैव यू हर्ड कभी, अरे वो तो 25 साल में विडो हो गई थी पर उसने कभी मैरिज नहीं की। और मैंने ऐसा सुना है, मेरी काउंसलिंग में मैंने देखा है कि वाइफ को मरे हुए, एक पायलट थी वो लेडी, और वो उसको मरे हुए सिर्फ 6 मंथ्स हुए थे और उसके हस्बैंड आए कि अब मुझे शादी करने क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता। तो आदमी अकेला नहीं रह सकता। पर आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसे 2 लोग देखे हैं कि वाइफ के मरने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो एक तो मेरे दादाजी, उनकी वाइफ बहुत पहले चली गई, एंड आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन। पर क्या ये इसलिए है क्योंकि उनकी जो जनरेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी? नंबर 1 इज माई क्वेश्चन। एंड नंबर 2 इज हमारे अगेन पेरेंट्स लेवल, जैसे अगर दादाजी होते अभी जिंदा तो 80 साल के होते, और पेरेंट्स लेवल जो 60 इयर्स हैं, तो जो ये जनरेशन है 60 इयर्स वाली, इनकी भी वाइफ चली गई और इन्होंने भी शादी नहीं की अभी तक। सो डू यू थिंक दैट मेन वर मोर लॉयल, जो हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर के ज़माने के, आई थिंक दे आर कॉल्ड बूमर्स, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑकर। ओके, हर जगह मतलब
सब एक जैसा नहीं हो सकता, तो कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। और ज़्यादातर समाज में वो बात होती है जो ज़्यादा हो रही होती है, जो कम हो रही होती है वो न्यूज़ पे आती है। आप समझ रहे हो? हाँ। न्यूज़ वो सनसनी पैदा करता है जो कम हो रही है। और जैसे वॉर को बहुत बड़ा बना देंगे, स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक को बहुत बड़ा बना देंगे। True. तो जो कम चीज हो रही है वो समाज में नहीं है, तो आपके दादा रेयर हो सकते हैं। बट व्हाट आई हैव सीन इन दिस रिलेशनशिप कोचिंग, आई हैव सीन कि औरतें इंतजार करती हैं, वो दे आर नॉट इजीली गोइंग इन अनदर रिलेशनशिप, बट आदमी जल्दी रिलेशनशिप में जाता है। ओके, एक एस्पेक्ट तो हो गया चीटिंग, सेक्सुअल डिजायर, दूसरा एस्पेक्ट इज इंडिया में इंटरफेरेंस ऑफ इन-लॉज। हाउ मेनी केसेस डू यू गेट? जैसे डेटा तो हमारे पास है कि आई थिंक 15 to 20% ऑफ डिवोर्सेस हैपन ड्यू टू इन-लॉज। बस 15 to 20%? आई थिंक मोर देन दैट, आई डोंट नो। आई थिंक Exactly. मेजॉरिटी तो हाँ। in-laws are the first reason as per the paperwork. ओके In-laws are the first reason women are taking divorce. ओके And second, nowadays cheating is the second, infidelity जिसको आप बोलते हैं, second reason. Third is women are becoming financially dependent, तो वो physical और emotional violence नहीं सहन कर रही हैं। Third is this. Okay. So, what kind of issues are women coming to you with respect to in-laws? सबसे पहली बात, जब लड़के को ये पता ही नहीं लगता कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है। आपने एक वीडियो देखा है कि एक केक कटिंग हो रही है और वहाँ पे जो लड़का है पहले अपने मम्मी को केक खिला रहा है, फिर अपने पापा को केक खिला रहा है, और फिर किसी और को केक खिला रहा है, और उसकी जो वाइफ है वो साथ में खड़ी हुई है ना। तो वो प्रायोरिटी में नहीं है। आपका जो पार्टनर है ना वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके बच्चे भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, पता है? उनका भी एक लाइफ होगा। 15 साल के बाद आपका बेटा आपके पास नहीं रहने वाला, मेरी बेटी मेरे पास नहीं रहने वाली है। दे हैव देयर ओन लाइफ, देयर ओन पार्टनर। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपका पार्टनर होना चाहिए, फिर आपके पेरेंट और बच्चे हो सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को ये नहीं बता सकते कि यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और आप अपने पार्टनर को कह रहे हो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, फिर मेरे मम्मी पापा हैं, फिर बच्चे हैं, फिर तुम आती हो, तो यू नो देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। एम आई फुली रिस्पेक्टेड इन दिस रिलेशनशिप? इज दिस मैन इज अवेलेबल फॉर मी? एंड एम आई एनफ फॉर हिम? दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो कॉन्टिन्यूसली वो क्वेश्चन नाम में है ना, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ओके, देर आर फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा था रिलेटेड टू इन-लॉज, एंड हमने उनके क्वेश्चंस टेकअप करे, एंड ये ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस है जिससे बहुत लोग परेशान हैं। सो पहला तो ये कि इन-लॉज स्पेस नहीं देते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी मेरे पास एक केस आया है, वो आसपास की ही सिटी से आया है। तो और ये केसेस मैंने पहले भी सुने अपनी काउंसलिंग सेशन में, कि जो मदर इन लॉ है ना, वो अपने बेटे और बहू को कहती है कि तुम कुंडी नहीं लगा सकते रूम की रात को, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो तुम कुंडी खोल के मतलब कुंडी बोल्ट नहीं कर सकते आप। हाँ। और आप सोचिए कि उनकी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। या फिर रूम के बीच में एक ऐसा दरवाजा नहीं बना देते हम, बच्चों के रूम के लिए साइड में दरवाजा बना देते हैं, तो आप इसको खोल के सोओगे। और बहुत लंबे समय तक मदर इन लॉ ने ऐसा किया है, कई बार, कई रिलेशनशिप मैंने देखा है। या बहुत बार ऐसा हुआ है कि एसी नहीं है तो तीनों चारों एक ही रूम में सो रहे हैं, तो देयर इज नो प्राइवेसी फॉर द कपल्स। अब बहुत एलीट क्लास के लोगों की बात करो तो आप कहोगे उनके पास तो बहुत स्पेस होता है, स्टिल वुमेन आर डूइंग दिस। आपने एलिट क्लास की बात कही। जो जज थी त्विषा शर्मा ने जो मर्डर किया था, उन्होंने तो बहुत क्लियरली बोला था कि सॉरी कि वो गार्डन में जाके पानी भी नहीं देती थी। तो हाउ इज दिस माइंडसेट कमिंग अप फ्रॉम अ एजुकेटेड फैमिली लीव अनएजुकेटेड पीपल? पर मेरे को ऐसा लगता है पढ़ने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े पर वो बहुत ही समझदार हैं और उनका इमोशनल अवेयरनेस बहुत हायर लेवल पे है। बहुत सारी सास ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं बट दे हैव गिवन एनफ स्पेस। और मैंने ऐसी भी सास देखी हैं कि किट्टी करनी है घर पे तो अपनी बहू को सुबह ही बताना शुरू कर देंगी ये सब करना है, किट्टी में ये लोग आएंगे, और लड़का सुबह सुबह निकल के जा रहा है तो औरत को क्या फील होगा कि भाई मैं इन सब के लिए नहीं आई थी ना, मैं तो इस मैरिज में अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए आई थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, इतना ट्रॉमा दिया है ना जॉइंट फैमिलीज में कपल्स को, इतना ट्रॉमा दिया है कि स्पेस भी नहीं मिला,
ट्रॉमा भी मिला और हरासमेंट भी मिला, मेंटली और इमोशनली। बट डू यू थिंक कि अगर न्यूक्लियर फैमिली भी होती है तो भी काफ़ी होता है इन लॉज को इंटरफेयर करना? हाँ, डोंट यू थिंक कि जॉइंट फैमिलीज में ना भी रहे तो भी वो दे विन? 100% ऐसा होता है, क्योंकि वो जो, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाली हूँ। जो पोजेशन है ना कि ये मेरा लड़का है, ये जो पोजेशन है कि ये मेरा लड़का है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका लड़का इसलिए कि आपने उसको पैदा किया है, उसके अलावा आपने उसके पास अच्छे कपड़े, अच्छी एजुकेशन दे दी, दैट्स एनफ, बिकॉज यू वांटेड टू डू दैट। अब नाउ द पार्टनर इज देयर, लेट हर टेक हर स्पेस बीइंग देयर। और बहुत बार जो लड़की की माँ है वो भी बहुत इंटरफेयर करती है, उसकी वजह से भी मैरिजेस हाँ, बहुत खराब होती हैं कि अभी वो हर 2 मिनट में अपनी बेटी के पास फ़ोन करेंगी, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, और फिर लड़की उसको बताएगी अब ये हो रहा है, ये आ रहा है। तो इन लॉज तो दोनों तरफ से ही खराब करते हैं। तो ये तो लड़के और लड़की को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको ये जो मैरिज है ये सिर्फ 2 लोगों का मामला है, तीसरा व्यक्ति इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां ये भी गलती करती हैं कि अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताना शुरू कर देती हैं, अपनी माँ को बताना शुरू कर देती हैं, और लड़का हर बात अपनी मदर को शेयर करने लग जाता है। तो वहाँ पे बैरियर्स होने चाहिए, बाउंड्रीज सेट की जानी चाहिए कि दिस वी विल डू, दिस वी विल नॉट डू। तो बेस्ट फ्रेंड को बताने में क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता नहीं है कि टॉक्स ट्रेवल? टॉक्स ट्रैवल, बट अगर किसी बेस्ट फ्रेंड को बताया, चाहे लड़के ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया या लड़की ने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, हो सकता है उस बेस्ट फ्रेंड ने थेरेपिस्ट का काम कर दिया और कुछ अच्छा बता दिया और कुछ पॉजिटिव बता दिया, क्योंकि आई थिंक एक फ्रेंड होता है जो दोनों पति और पत्नी को जानता है। तो अगर कुछ कंप्लेन होती है तो हो सकता है कि वो बेस्ट फ्रेंड उसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे कि नो यू आर रॉन्ग, आई नो दिस पर्सन एंड you never know, it could help the marriage. Again, I'm not tagging someone कि best friend से बात नहीं करनी चाहिए, पर best friend से solutions नहीं लेने चाहिए. Got it. You can talk, but you cannot take solution from the best friend, from mother-in-law, from father-in-law, or from your own mother. You just talk to therapist. You just go to therapist. उसमें शर्माने वाली क्या बात है? Taking therapy is all about how much aware you are. Right? If you wanted to work on yourself, that I wanted to run this marriage, then you will start working for the positive thing. The affirmations should come from your side that I really wanted to have my partner in my life. Then you'll start working on real ground, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंग्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जब आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ पे एक साइंटिफिक अप्रोच मिलेगी जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। वहाँ पे आप थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी नहीं है, वहाँ पे दोनों इक्वल हैं। सो बेटर टू टेक द राइट अप्रोच टू सेव योर मैरिज और सेव योर रिलेशनशिप रेदर देन गोइंग टू योर इन लॉज और रिलेटिव और फ्रेंड्स। इट्स अ रिकमेंडेशन। क्या ऐसा होता है कि ब्रदर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है अगर किसी फैमिली में ब्रदर इन लॉ है? फॉर एग्जाम्पल मतलब अपना भाई है, जैसे हस्बैंड का अपना भाई है, तो उसके साथ बेटर बॉन्डिंग होती है कंपेयर टू इफ इट्स अ सिस्टर इन लॉ। किसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं? जैसे जो डॉटर इन लॉ है, फॉर एग्जाम्पल भाभी जो है, भाभी है, उसका जो देवर है, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। कई बार उनके साथ ज़्यादा बेटर बॉन्डिंग होती है कंपेयर टू बॉन्डिंग विद अ सिस्टर इन लॉ। सो डू यू थिंक इट्स ट्रू? हाँ, सो बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि जो मैन है ना वो ज़्यादा ताक झाक नहीं करता है और वो अपनी भाभी को अप्रिशिएट भी करते हैं, है ना, और उनको दिखता है कि भाभी उनका ख्याल रख रही है। और जो सिस्टर इन लॉ उसमें थोड़ा कंपटीशन सा हो जाता है, जो मैंने जनरली मिडिल क्लास सेगमेंट में या अपर क्लास में देखा है कि ये थोड़ा कंपटीशन हो जाता है कि उसने क्या पहना है, वो क्या कर रही है, वो क्यों जा रही है। ब्रदर इन लॉ को इन बातों से कोई मतलब नहीं, उसको बस आके 2 बातें करनी है, अपने रूम में जाना है, उसको कोई मतलब नहीं आपने क्या पहना है, क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। देन वुमेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग। वुमेन तो वुमेन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। So another question that my viewers have is, are sister-in-laws the new mother-in-laws? मेरे केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आई कांट से इट एंड आई नेवर एक्सपीरियंस टू हैविंग अ सिस्टर इन लॉ इन माय मैरिज, सो आई डोंट नो, बट आई हैव हर्ड अ लॉट, so I can't be generic about it. I have seen sister-in-laws
जो बहुत ही अच्छी भी हैं, बहुत ही फ्रेंडली रहती हैं, बट आई हैव हर्ड अ लॉट कि हाँ जो सिस्टर इन लॉ है वो विलियन का कॉमोलिका वाला पार्ट अदा करती हैं ऐसा मैंने सुना है बट आई नेवर एक्सपीरियंस इट. Yeah, no, I get it. So, viewers, you can, if you have any more comments और कुछ और सवाल है इस पे follow up तो please पूछना, because this was going really crazy because people were asking me a lot. All right. And you can comment and Dr. Pankaja is going to reply. I will, for sure. Well, see, the thing is कि हमने already viewers से कुछ questions निकाले. Friend of friend है, she's from a very educated family and अभी भी आज के टाइम पे उसे अपने घर पे जाके stay करना तक allowed नहीं है. What is this allowed कॉन्सेप्ट जो बन गया है, ऐसा क्यों है? इसके लिए एक बात आती है बहुत इंटरेस्टिंग. तो क्या होता था कि जब पहले लड़कियां मतलब जो मेरे टाइम की 40 से अबव जो लोग हैं, मैंने अपनी एज भी बता दी यहाँ पे, तो वो लोग क्या देते थे, वो पूछती थी अपने हस्बैंड से कि क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ. तो हस्बैंड कहता था कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा. तो वो मम्मी से पूछता था कि मेरी वाइफ अपने मायके जाना चाहती है, क्या वो जा सकती है? तो जो सास है वो कहेगी मैं तुम्हारे पापा से पूछ के बताऊंगी. तो जो सास और ससुर का जो कम्युनिकेशन होता था वो तो कोई सुनता नहीं था, तो इसलिए पता भी नहीं था किसकी चलती थी. तो वो बेचारी लड़की ना ऐसे ही पूछने में लगी रहती थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और उसको ना ऐसे भीख मांगनी पड़ती थी. तो वो सिस्टम तो लड़कियों को खुद ही खत्म करना पड़ेगा. दे हैव टू टेल दैट आई एम गोइंग रादर देन कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं. तो यू हैव टू चेंज योर स्टेटमेंट्स इन योर ब्रेन फर्स्ट, देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. टेक इनिशिएट कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है. तो अलाउ आपको कोई नहीं कर सकता. अगर आप कोई ऐसा तो नहीं है कि मायके पे जाके आप कुछ ऐसा गलत करने वाले, गोइंग योर होम. जैसे लड़का अपने घर पे जा सकता है, लड़की भी जा सकती है. लड़का अपने किसी पूछ के थोड़ा जाता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ या नहीं रहूँ. ठीक इसी तरह से औरत भी जा सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जॉइंट फैमिली में जो लड़कियां रहती है वो बहुत ये इशू फेस करती है कि मुझे ना, मैं लेट जाऊंगी तो वो मुझे जज करेंगे, मैं कपड़े ऐसे पहनूंगी तो मुझे जज करेंगे. क्या सोल्यूशन है इसका? वो कैसे सॉर्ट करे इसे कि यार अगर लड़की 12 बजे भी आ रही है, 1 बजे भी आ रही है, तो वो अपनी बहुओं को जज ना करे? और आपको क्या लगता है जज करना चाहिए? आई डोंट नो, यू टेल मी, यू आर द साइकोलॉजिस्ट. हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं है. करेक्शन ऑफ बिहेवियर किया जा सकता है. छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मेरा जो गुड़गांव में घर है वो काफ़ी सारे, तो वहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं जहाँ मैं गुड़गांव में रहती हूँ. तो मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ ना वहाँ पे वॉशरूम से बड़े बड़े बैग लेके आती हैं, वहाँ कपड़े चेंज करती हैं, फिर वो पब्स में जाती हैं, क्लब्स में जाती हैं. इसका मतलब अपने घर वालों से या अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से छुपा के जा रही होंगी, है ना. तो जिसको जो करना है वो तो करना ही है, तो वो छुपा के करेंगी. तो आप अपने कॉन्वर्सेशन इतने करीबी हो जाइए कॉन्वर्सेशन में अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ कि वो आपको एटलीस्ट सच तो बोल सकें. क्योंकि जो बच्चों को करना है वो तो करना ही है. तो एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि आप जो है पहला आदमी मैं हूँ या पहली व्यक्ति मैं हूँ जिसको तुम अप्रोच कर सकते हो. राइट. और जो आपने कही ना कि परमिशन देनी चाहिए या नहीं, अलाउड होना चाहिए या नहीं, 18 साल के बाद किसी को कोई अलाउ नहीं करना चाहिए, किसी को परमिशन देने की जरूरत नहीं है. आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब जो पोजेशन है ना अपने बच्चे का या अपनी बहू होने का, मतलब कि मेरी बहू है मेरे से पूछ के जाएगी, ये सिस्टम को तो ख़त्म करना ही होगा. क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन ब्रेन ना. 25 साल के बाद तो पूरा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो जाता है. फिर चाहे वो आप कितना ही कोशिश कर लिए, वो व्यक्ति वही काम करेगा जो उसको पसंद आएगा. साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि औरतें ये कहती रहती हैं कि मुझे किट्टी से जल्दी जाना है या मुझे पार्टी से जल्दी निकलना है, मेरे इन लॉज गुस्सा हो जाते हैं. क्या इन लॉज को भी वो औरत गुस्सा करते हैं? औरत गुस्सा करती है कि आप इतना लेट क्यों आए? आई हैव सीन वुमेन इन द मैरिज कि इन लॉज डिनर पे गए हैं और उसने खाना बना लिया है और डॉटर इन लॉ को किसी ने पूछा ही नहीं है कि वो डिनर पे हैं या बताया नहीं है, और वो पूरा खाना बना के बैठी हुई है. और हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, वो कह रहे मैंने ऑफिस में खा लिया, और इन लॉज पार्टी में गए, लड़की को पता ही नहीं है. तो इज इट नॉट अ सफरिंग इन द मैरिज? आई एम आस्किंग टू यू, इज इट अ सफरिंग और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज अ सफरिंग. क्योंकि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. हाँ, और आइडेंटिटी नहीं है ना इसका मतलब उस लड़की की. तो आप ये भी तो देखिए ना कि, और जब वो ये, मैंने अपनी फ्रेंड्स को खुद देखा है कि नहीं मुझे 7 बजे से पहले ही जाना होगा, पता नहीं वो गुस्सा कर देंगे, मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे. उनसे फिर मैंने कई बार पूछा कि तुमने उनको कभी कहा कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो, या मेरी परमिशन लो अगर जा रहे हो? नहीं. फिर तो परमिशन दोनों तरफ से ही बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि एज तो दोनों की बराबर ही है.
1-2 साल का फर्क होगा। कुछ स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं जिनसे मैंने बैठ के बात की थी इस बारे में, ठीक है, उनका स्टैंस बहुत ही अलग है। वो चले गए एकदम पुराने ज़माने में, और पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि मेन जाते थे तो मेन को तो जाना ही है फैमिली को प्रोवाइड करने, तो मेन को तो जाना ही होता था, विमेन घर देखती थी। अब ये परंपरा चेंज हो गई, तो अभी भी विमेन को पूछना ही चाहिए जाने से पहले, या बिकॉज इट इज इन देयर नेचर कि men has to go and provide, हाँ। तो इट इज इन देयर नेचर कि उनको बाहर जाना ही है, तो इसमें आप क्या रोक टोक करोगे? हाँ, तो ये किसने डिसाइड किया फिर कि औरतें नहीं कमाने जाएंगी और आदमी कमाने जाएंगे और औरतें घर का काम करेंगी? जेंडर बायस किसने किया इस काम को? मेरे को आप ये बताओ। फिर मेरा क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि कोई भगवान ने तो डिसाइड करके नहीं भेजा था कि औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी, आदमी बाहर जाएंगे, है ना? दोनों ही काम कर सकते हैं। हाँ, जेनेटिकली फॉर्मेशन हम दूसरे तरह से हैं, जेनेटिकली हम बॉडी से डिफरेंट है, लेकिन कमा तो दोनों ही सकते हैं मेरे ख्याल से। हो सकता है वो ज़्यादा सामान उठा सकते हैं, ज़्यादा ताकत का काम रख सकते हैं, पर हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, हम ज़्यादा इमोशनली वर्क कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट, टीचर, नर्सिस वुमेन ही तो हैं। अगर आप नर्स में देखोगे, डॉक्टर्स में देखोगे, साइकोलॉजिस्ट में देखोगे, टीचर्स में देखोगे, एयर होस्टेस में देखोगे, जितनी भी सर्विंग चीजें हैं वो ज्यादातर वुमेन कर रही हैं, राइट? तो बाहर तो वो भी जा सकती थी। तो डिसाइड किसने किया? क्योंकि दिस इज अ मैन मेड सोसाइटी, दिस इज नॉट अ वुमेन मेड सोसाइटी। हमें तो वोट का अधिकार ही इतने दिनों में मिला है। क्या वोट देने के लिए भी कोई परमिशन चाहिए थी कि संविधान में लिखा ही नहीं गया? हमारे संविधान में नहीं, वेस्ट के संविधान में भी जो कंट्रीज हैं बाहर की, उनमें भी नहीं था वोट देने का अधिकार। आप सोचिए। तो दिस इज अ मैन मेड कल्चर, सो वी हैव टू ब्रेक द बैरियर्स फॉर इट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि औरतें बाहर नहीं जा सकती, आदमी बाहर सकते। आप आदमियों के डर से तो नहीं जा रहे हैं बाहर, शिविका। आदमी के डर से औरत को बाहर नहीं भेज रहे ना। और वो आदमी किनके पैदा किए हुए हैं? उन्हीं औरतों आदमियों के किए हुए हैं ना। तो आप आदमी के डर से कह रहे हो कि औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसलिए औरत को परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि बाहर आदमी से डर लगेगा। किसी शेर और चीता नहीं घूम रहे हैं बाहर, आदमी ही घूम रहे हैं ना। पंकजा, एक सेगमेंट करते हैं, मिथ वर्सेस रियलिटी। यू हैव टू पिक वन। अगर पार्टनर जेलस है तो वो सच में केयर करता है या करती है? हाँ, जेलस तो होता है। अगर आप किसी और के साथ बात करते हो इमोशनली और कनेक्ट फील करते हो, तो ये तो साइकोलॉजी है। जेलेसी तो एनवे, जेलेसी, तो क्या वो ज्यादा केयर करता है? डज दिस मीन कि केयर तो नहीं करता, ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो बेबी मिथ। हाँ, मिथ है। मतलब सेंसिटिव आदमी ज्यादा फील करेगा, और जो थोड़ा सा हैप्पी गो लकी होगा वो थोड़ा कम फील करेगा। पर फील सबको होता है, क्योंकि जेलेसी तो हम लेके पैदा होते हैं ना, इंस्टिंक्ट है हमारी जेलेसी करना। एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकती। नहीं, रीबिल्ड किया जा सकता है इफ यू आर टेकिंग द राइट अप्रोच, इफ यू आर वर्किंग ऑन इट। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि रिकरेक्ट किया जा सकता है हर चीज को। शादी के बाद प्यार ऑटोमेटिकली कम हो जाता है? प्यार नहीं कम होता है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि बात क्या करनी है, क्योंकि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है और एक पार्टनर नीचे रह जाता है। तो ज़्यादातर ऐसे रिलेशनशिप ऐसे स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो प्यार तो चलता ही रहता है, केयर चलती रहती है, पर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। आज की जेंजी कमिटमेंट से ज़्यादा फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देती है। ट्रू, फ्रीडम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम। परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब दोनों पार्टनर्स का हमेशा खुश रहना साथ में। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, बट हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। और हेल्दी रिलेशनशिप में वही अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट होता है, और एक्शल्स पे नहीं रहते, मिसट्रस्ट क्रिएट नहीं करते, और एक दूसरे का साथ देते हैं, ग्रो करते हैं, सर्व करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं, और चेंज के लिए अडेप्टेबल रहते हैं। दिस और दैट आपको पिक करना है। पार्टनर का ज़्यादा इमोशनल होना या प्रैक्टिकल होना, दिस या दैट? इमोशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, लव या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। रिलेशनशिप में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अट्रैक्शन या कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी। शादी के बाद पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पार्टनर या फैमिली? पार्टनर। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेम माइंडसेट या ऑपोजिट पर्सनालिटी? कंपैटिबिलिटी। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे इंटरेस्ट हों या एक जैसा ही सोचें, एक जैसा ही करें। एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के बदलाव को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पसंद नापसंद को कैसे मिंगल अप कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई एक दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक जैसी पसंद मिलती तो आपका बहुत बनेगा। डिसएग्रीमेंट फिर भी होंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक ईच अदर, हाउ यू टॉक टू ईच अदर। ब्रेकअप के बाद क्लोजर लेना या मूव ऑन करना?
मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप से निकला है ना वो ऑलरेडी सोच के पहले निकल जा चुका है। मतलब 2 पार्टनर में अगर एक पार्टनर निकलता है तो उसने पहले से ही मन बना लिया होगा 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, तब वो रिलेशनशिप से निकला है। तो उसके पीछे भागने के बजाय आप अपने पे काम कीजिए और मूव ऑन कीजिए। रेड फ्लैग वर्सेस ग्रीन फ्लैग, पार्टनर का आपके फैमिली से कनेक्ट होना, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना रेड फ्लैग, एवरेजली दोनों ही एक दूसरे की फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं तो दैट इज ग्रीन फ्लैग। अगर पार्टनर अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर नहीं करता है अपने स्पाउस के साथ, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग है, क्योंकि हम ये अजम्पशंस में रहते हैं कि ज़्यादातर लड़कियां कि उसने सोचा क्यों नहीं ऐसे हो सकता है, या कि वो खुद क्यों नहीं अजम्पशंस कर पाया। तो अजम्पशन से रिलेशनशिप खराब होता है। तो रेदर देन स्टॉप शेयरिंग, यू शुड शेयर एंड एक्सप्रेस एज मच एज यू कैन। पार्टनर का हर आर्ग्यूमेंट के बाद साइलेंट हो जाना, रेड फ्लैग। अगर पार्टनर आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है? वंडरफुल, रेड फ्लैग, सॉरी वंडरफुल, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, बिग ग्रीन फ्लैग। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होना, बिग रेड फ्लैग। पार्टनर का अपनी गलती एक्सेप्ट करना, ग्रीन फ्लैग ऑब्वियसली। सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप को शो करना, इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब किसी के लिए रेड फ्लैग हो सकता है, जैसे मैं अपना रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती, आप दिखाना चाहते होंगे, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, सो अगर आपका पार्टनर डिस्कम्फर्ट फील करता है कि मेरे को मत दिखाओ तुम सोशल मीडिया पे, तो आपको नहीं दिखाना चाहिए। क्या आपको लगता है जो पार्टनर्स अपने आप को सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाते हैं उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू वंस जो अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखते हैं सोशल मीडिया में? मुझे ऐसा लगता है अगर प्राइवेट रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अच्छा बनने की करने लग जाते हैं, क्योंकि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर डूइंग इट। जैसे सुजैन और ऋतिक का रिलेशनशिप सबको बहुत परफेक्ट लगता था, क्योंकि पिक्चर में तो आप 2 मिनट्स के लिए आते हो ना, बाकी तो रिलेशनशिप आपका पूरे दिन का है, 24 आवर्स का है। या जब मलाइका और अरबाज का रिलेशनशिप था वो भी सबको बहुत अच्छा लगता था। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ द रिलेशनशिप, इज़ नॉट अबाउट आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई प्रेफर कीपिंग माई रिलेशनशिप प्राइवेट रेदर देन पब्लिकली शोइंग टू अदर पीपल। एंड जो रिलेशनशिप की जो सबसे खूबसूरत बात हो सकती है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो इमोशनल अवेलेबल अगर 2 लोग हैं एक दूसरे के लिए, वो रिलेशनशिप सबसे सुंदर रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को उसमें सेफ्टी मिलती है। औरत को सिर्फ इमोशनल सेफ्टी चाहिए, उसके नर्वस सिस्टम को सेफ्टी चाहिए, और आदमी को अपने वुमेन की प्रेजेंस चाहिए उस रिलेशनशिप में। एंड देन दिस रिलेशनशिप द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। Thank you so much, Pankaja, for your thoughtful, insights जो हमारे viewers को I think बहुत पसंद आएगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आपके जो भी questions है हमारे viewers के, वो comments में डाल सकते हैं and you're going to reply to it. I will do that, and you are such a wonderful host. You are so beautiful and very kind person. Thank you so much. You made my day. Yes, and you too. You made my day as well. Thank you so much.